हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हमारी साइंस की जो है लास्ट क्लास है और आज आपको 200 प्लस क्वेश्चंस जो है मैं कराने वाली हूं। और इसके पहले की जितनी भी पीडीएफ है सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और कल जो है पूरा जितनी भी साइंस की क्लासेस हुई हैं और आज तक जितनी भी क्लासेस हुई होंगी सारे क्वेश्चंस मैं एक पीडीएफ में आपको मर्ज करके दे दूंगी, ताकि जिसे ना मिला हो तो उसे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आपको एक जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। बस आपका काम है कि आपको हर दिन क्लास को देखना है, रिवीजन करना है, पीडीएफ से रिवीजन करना है। आपका काम आसान करने के लिए ही मैं आपको पीडीएफ देती हूं ताकि आपको नोट ना करना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड सच में अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखो, लाइक करने से अगर आप सोचेंगे कुछ मिल जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बस एक अच्छी सी फीलिंग आती है, मोटिवेशन मिलता है कि यस 8000 में से कम 1000 लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। तो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं। एंड कल के आपको पता ही कि साइंस कंप्लीट हो जाएगा आज। अब कल से आपका जीएस वाला पोर्शन जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट करा ही दिया है, साइंस भी हो गया है, बस कुछ चीजें बाकी हैं वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा एंड पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो कल जो है हमने 150 तक किया था, आज हमारा 151 से क्वेश्चन है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि जीवाणु जो बैक्टीरिया है इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। और एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ल्यूवेन कहीं पे हुक लिखा होता है, कहीं पे ल्यूवेनहॉक लिखा होता है, तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, ऐसा क्यों? तो वो कौन, सबसे पहले तो नाम बताइए। तो वो है शैवाल और कवक, मतलब एल्गी एंड फंगस। ये आपको पता है, ये एक साथ रहते हैं। अब ये क्या है भाई, ये इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिसको आप एल्गिन फंगस को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल और कवक, और ये लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लाइकेन, यहां पर देखिए यह शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी संबंध है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि कैसा संबंध है सहजीवी। कवक जो है शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। उसके बाद से कवक और जीवाणु में देखिए, कभी कभी लाइकेन में जीवाणु ही नहीं साइनोबैक्टीरियम भी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार साइनोबैक्टीरियम से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए याद रखना कि लाइकेन में जीवाणु ही नहीं, कभी कभी आपको साइनोबैक्टीरियम भी जो है मिलता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषक जीवाणु है। ठीक है, याद रखिए जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या है, एक प्रकार का जो है प्रकाश संश्लेषक जीवाणु है। और ये शैवाल और विषाणु, ठीक है, विषाणु क्या है, तो एक परजीवी है और यह आमतौर पर अपने परपोषी पर जीवित रहते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा। और जो शैवाल और कवक होते हैं आपको पता है इनके बीच में कौन सा संबंध है, सहजीवी संबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कवक जो है पौधों में नहीं पाए जाते हैं, तो पौधों के विपरीत कवक में जो हरा वर्णक होता है, पर्णहरित का मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है और इसलिए प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होते हैं। तो जो कवक है वो पौधों में नहीं पाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो पर्णहरित हम जिसको बोलते हैं, कवक में हरा वर्णक जिसको इंग्लिश में आप क्लोरोफिल बोलोगे, ये नहीं होता है और इसलिए प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फंगस किस प्रकार का जीव है, तो ये है प्रारंभिक जीव। अब ये क्या है भाई, फंगस जिसको हम हिंदी में कवक बोलते हैं, तो कवक जो एक प्रारंभिक जीव है। कवक हवा में, मिट्टी में, पौधों पर और पानी में रहते हैं। कुछ कवक हवा में छोटे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और आप बीजाणुओं को सांसों से अंदर भी ले सकते हैं या फिर हमारे शरीर पर उतर सकता है। तो बेसिकली जो फंगस होते हैं वो क्या है, वो एक प्रकार का प्रारंभिक जीव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसका उत्पादन किया जाता है किससे, कवक से, और जिसे हम बोलते हैं फंगस। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा जाए कि अदरक तो एक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? बताओ। क्योंकि इसमें नोह और इंट नोड शामिल हैं। इंट नोड का मतलब पोरियां होती है और नोह का मतलब गांठ। तो भाई वो तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम बोले तो नोह और इंट नोड होता है। तो अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ और पोरियां होती हैं। यह एक प्रकंद तने का एक भूमिगत रूपांतरण है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम क्या है, तो वो है नीम।
ठीक है, ये कुछ साइंटिफिक नेम पूछते हैं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। एजा डायरेक्टा इंडिका का सामान्य नाम क्या है? नीम है। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो वो है यूग्लिना। याद रखिएगा, यूग्लिना में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बायोफाइट में क्या होता है? तो ये पॉइंट याद रखना कि बायोफाइट में होता है मांस एवं लिवरवर्ट। अब ये क्या है बायोफाइट? तो वो देख लेते हैं। बायोफाइट मतलब ब्रायोफाइटा। तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक, जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, नहीं होते हैं। जैसे कि आपका मोसेस हो गया, आपका हॉर्नवर्ट हो गया, आपका लिवरवर्ट हो गया। ये सब क्या है? एक ब्रायोफाइट है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें से आपसे पूछेगा कि ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो मैंने सारे नाम बताए हैं। इसमें क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। जैसे कि आपको लिवरवर्ट हो गया, मोसेस हो गए, हॉर्नवर्ट्स। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन में नाम भी याद रखना, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और रीजन यही है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला अल्कोलाइड क्या होता है? तो वो है निकोटीन, और ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो ये आसान सा है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिनकोना के पौधों से मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो वो है हमारा सिकोवा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकोवा क्या है, तो ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मटर पौधा क्या है? तो मटर का पौधा जो है वो एक शाक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो ये लेते हैं श्वास रंध्र द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो श्वास रंध्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के जंतुओं का जो प्रगुहा, जिसे इंग्लिश में सिलोम बोलते हैं, ये रक्त से भरा होता है, वो होता है ऑर्थोपोडा। इसमें कौन कौन से आते हैं जंतु, आप कमेंट करके मुझे बताएं। वैसे तो बहुत आसान सा नाम है, बट बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वो सांस ले लेता है? तो वो होता है हाइड्रा। इसमें क्या है ना, ब्लड नहीं होगा, फिर भी ये सांस ले लेता है। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, साइंस में बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती हैं? तो दो प्रकार से देती हैं। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि निषेचन से प्राप्त अंडे रानी और श्रमिक लार्वा पैदा करते हैं, जहां अनिषेचित अंडे से नर ड्रोन मधुमक्खियां पैदा होते हैं। हालांकि अंडों के लिए 3 दिन का समय लग सकता है। अतः 2 प्रकार के अंडों का उत्पादन हुआ, एक रूप रानी और श्रमिक, और दूसरा रूप है ड्रोन। तो ध्यान रखना, एक आपका है रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। तो अगर आपसे पूछे कि रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है, तो 2 प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनी में होता है? तो वो हो जाएगा हमारा भेड़। ठीक है, ये भी याद रखिए। किस स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये किस नहीं है यहाँ पे बस है स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वो 4 होते हैं। कौन कौन सा? तो देखिए 4 होते हैं। जैसे कि स्तनपायी हृदय में 4 कक्ष, आपका 2 आलिंद हो गया और 2 निलय। ठीक है, स्तनधारी और पक्षियों में हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। तो ध्यान रखिएगा, जो स्तनधारी और पक्षियों में जो हृदय जो है कितने में, 4 कक्षों में विभाजित होता है। आपका 2 आलिंद हो जाएगा और 2 निलय। ये नाम भी याद रखना। ठीक है, चलिए अब जुगनू तो हम बहुत सारे देखते हैं ना समर में बहुत सारा, तो ये क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जुगनू या फिर जिसे हम खदियोत बोलते हैं, ये कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति मतलब लाइट आपने देखा होगा ना, ये उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं, या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसी के द्वारा, और इनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश जो है वो पीला, हरा, लाल आदि हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर लेता है, खुद से ही कर लेता है, तो वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा जीव है। ये खुद से अपना डेवलपमेंट, अपना प्रजनन करने में समर्थ है। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो भी क्वेश्चंस बाकी थे वो सब हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए क्या उपस्थित होता है? तो वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, मतलब डॉल्फिन को हम किस में रखेंगे? जैसे हम मैमल्स भी बोलते हैं,
ठीक है, तो जब भी ऑप्शंस में आएगा वहां पे स्तनी लिखा हो, मैमल लिखा हो, आप उस पर टिक कर देना। डॉल्फिन इसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पोर्क टेपवर्म। आप नाम से ही समझ गए होंगे पोर्क का मतलब क्या होता है। तो जो टीनिया सोलियम है उसको हम क्या कहते हैं? पोर्क टेपवर्म। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान रखिएगा। देखो, टीनिया सोलियम को सामान्य भाषा में सुअर मांस, जिसे हम पोर्क टेपवर्म कहते हैं, यह मानव एवं अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी होता है। ठीक है, तो टीनिया सोलियम को सामान्य रूप में क्या कहते हैं? पोर्क टेपवर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फीबिया क्या है? बताइए, एम्फीबिया मतलब क्या होता है? तो एम्फीबिया का मतलब होता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु। मतलब जो जल में भी रह सकता है, जो स्थल पे भी रह सकता है, हम उसे कहते हैं एम्फीबिया। और अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो जिसे हम बोलते हैं स्तनी या फिर मैमल। तो ये दोनों आपको नाम हिंदी इंग्लिश का ही वर्जन है, तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो जल और स्थल दोनों पर रहेगा हम उसको बोलेंगे एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं बिकॉज वे श्वास नहीं ले पाती हैं। और मछलियां किसके द्वारा जो है श्वसन क्रिया करती हैं? आप मुझे नाम जरूर बताएं। वैसे तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हमको किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंसुलिन जो है प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उग जाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे उग जाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे मिट्टी में उग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूल का फल जो है मतलब कैसे बनता है? तो याद रखिएगा, फूल का अंडाशय जो है वो फल बनता है। ठीक है, तो फूल का जो है अंडाशय वो क्या बनता है? फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो वो होते हैं संपार्श्विक। नाम याद रखिएगा, जो संवहनी जो बंडल होते हैं वो सामान्यतः जो है संपार्श्विक रूप में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारियल के फलों का फैलाव किसके द्वारा कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? तो वो होता है मेसोकार्य के द्वारा। जो नारियल के फल हैं उनका फैलाव होता है मेसोकार्य द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखो जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में, रंध्र। ठीक है, चलिए, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो वो है भ्रूण। बीज के द्वारा जो पौधा बनता ही है, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग एक मसाला है और पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यहां पर जो है ये चीज गलत है, यहां पर होगा पुष्प की कली। ठीक है, मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो मैं इसमें जो है करेक्ट करके दूंगी। तो लौंग एक मसाला है और ये हमको पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प कली, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित कर लिया है? तो वो है हमारा अदरक। इसने क्या किया है? अपने स्टेम को ही संशोधित कर लिया है। दोबारा से क्वेश्चन है कि लौंग हमको कैसे प्राप्त होता है? तो चलो यहां पर तो सही लिखा है कि लौंग हमको प्राप्त होता है पुष्प कली से। तो चलिए यहां पर करेक्ट वाले लिखा है, बट ऊपर वाला भी मैं सही कर दूंगी कि लौंग हमको पौधे के किस भाग से मिलता है? तो पुष्प कली से। ठीक है, चलिए, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे कि आपका अदरक कैसे मिलेगा, आपका लौंग, आपका केसर, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, जैसे कि उसी में से एक क्वेश्चन है आपका कि पौधे के किस भाग से हमको केसर मिलता है? तो वो है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र से जो है हमें केसर मिलता है। पौधे के जो वर्तिकाग्र वाला भाग है वहां से केसर मिलेगा। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो वो है जो हरा वाला होता है, जो पर्ण जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो है, तो ये पौधे का ये भाग है पर्ण, जिससे कि फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अच्छा, कुछ चीजें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, इसीलिए जहां पे जरूरी है मैंने वही चीज लिखा है, क्योंकि एक तो समय बहुत कम है और हमको पीएचडी करनी नहीं है, एग्जाम क्रैक करना है। और बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न ऐसा रहता है ना कि टू द पॉइंट वाले आंसर्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप भी बहुत डीप में मत चले जाना कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओ।
अगला क्वेश्चन देखो कि जो भ्रूण है जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं वो किससे मिलता है, तो वो मिलेगा हमको, ये प्लांट वाला हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ना, तो बीज में मिलेगा। वहां पे बीज लिखा रहेगा, आपका फूल लिखा रहेगा, बहुत सारे पॉइंट रहेंगे, बट याद रखना कि पौधे के भाग में एम्ब्रियो हमको किस में मिलता है, तो बीज में मिलता है, ठीक है, प्लांट में। तो ये बीज हो गया। अगला क्वेश्चन, ये हमारा प्लांट वाला टॉपिक चल रहा है क्योंकि यही लास्ट में बचा था आपका। अगला क्वेश्चन देखो, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है, तो वो है पुष्प। क्यों? क्योंकि यही जो है बाद में फल बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बाद में जाकर फ्रूट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वो है रेफ्लेसिया। नाम याद रखना, और ये क्वेश्चन यूपी टेट, यूके टेट हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन के कारण जो स्टोमेटा है जिसे हम रंध्र बोलते हैं वो बंद हो जाता है, तो वो है हमारा ABA। अब ये क्या है भाई, तो चलो देख लेते हैं। देखो एबेसिक अम्ल जो है पहला वृद्धि अवरोधक है। ABA की जो खोज है जिसके कारण रंध्र बंद हो जाता है, ये बेनेट क्लार्क और केफर्ड ने किया था। ABA को तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। ABA के कारण पानी के तनाव की स्थिति में रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो ABA हार्मोन है इसी के कारण जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है। और याद रखिएगा हम प्लांट वाला टॉपिक्स कर रहे हैं तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का क्या कारण है, तो वो है नग्न बीजांड। अब इस वजह से फलों के निर्माण में जो है कमी का कारण है ये, तो ये क्या होता है, तो देखो जिम्नोस्पर्म पौधों में बीज जो है वो नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद में दोनों खुले रहते हैं। इसमें अंडाशय नहीं होने के कारण बीज उजागर होते हैं, इसलिए फल नहीं बनते हैं। तो यही रीजन है कि इस वजह से इसमें फलों के निर्माण जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए अब जो बीज होता है वो क्या है, तो एक बीज का मतलब है पका हुआ बीजांड। अब ये क्या है, तो देखिए एक पौधे को निषेचित किया जाता है तो बीजांड एक बीज के रूप में विकसित होता है। एक परिपक्व बीजांड एक खाद्य उत्तक से बना होता है और जो 1 या 2 भविष्य के बीज कोट से घिरा होता है जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एक जो सीड होता है ना, बीज होता है, वो पका हुआ बीजांड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, किससे होता है, तो भ्रूण बैग से, एम्ब्रियो बैग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है ना कि पौधों में जल का परिवहन एंड पौधों में जो फूड होता है वो किसके द्वारा। तो जब भी जल आपसे पूछा जाएगा तो जल से याद रखना जाइलम, और जब भी भोजन की बात होगी ना, फूड की बात होगी कि फूड कैसे होता है, तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे याद रखो क्योंकि कई बार पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, और पौधों में फूड का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो फ से फूड हो गया और ज से जल हो गया, ज से आपका जाइलम से जल हो गया। तो दोनों याद रखो क्योंकि प्लांट से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। तो जाइलम को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये ऐसे लिखेंगे XYLEM, बट हम हिंदी में तो जाइलम ही पढ़ रहे हैं, और फ्लोएम तो हम FLOEM। तो फूड वाला आपका फ्लोएम हो गया और जल वाला आपका जाइलम हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सक्शन पुल मतलब जो ऐसे खींचता है, तो सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है वाष्पोत्सर्जन। इसी के वजह से पेड़ों में जो पानी है ना काफी ऊंचाई तक पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार के सोम होते हैं, तो वो है हमारा 70S। यहाँ पर 70S हो सकता है, P हो सकता है, Q हो सकता है। आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के सोम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से, ठीक है। मिट्टी से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधों को हम क्या कहते हैं, तो पौधों को हम कहते हैं संकर पौधा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मैं आपको फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है कि 200-250 क्वेश्चंस को मैं 1 घंटे में खींचूं। आधे घंटे 20 मिनट में हो जाए, ज़्यादा सही रहेगा। रात के समय में यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे ना सोए। पहले तो ये बोलते थे कि भूत आ जाएगा, इस वजह से नहीं सोना चाहिए, बट इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि
पेड़ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। इस वजह से ये सलाह जो है एडवाइस दिया जाता है कि देखो भाई रात में पेड़ के नीचे ना सो, ठीक है, क्योंकि वो पेड़ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं किसमें होते हैं, तो पुंकेसर और गर्भकेसर। जो पुंकेसर और गर्भकेसर जो है वो फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं, ठीक है। चलिए, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। अब ये क्या है देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोरोसिस क्लोरोफिल के अल्प निर्माण या हास को कहा जाता है। इसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्लोरोसिस नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, एमओ की कमी के कारण होता है। तो क्लोरोसिस उत्पन्न होता है, क्लोरोसिस का मतलब ये ना कि क्लोरोफिल के अल्प निर्माण या हास जिसको हम कहा जाता है, और इसकी वजह से जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना वो पीले हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की कमी के कारण होता है, जिसमें से आपका यहाँ पर लिखा है कि लौह रहित माध्यम से, कुछ भी इसमें से लिख दे तो आप उसको सही लगा के आना, ठीक है। इसलिए मैंने सारे नाम यहाँ पर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनका एक साइंटिफिक नाम है। जो नमक मतलब सॉल्टी, जहाँ पे जिस मिट्टी में नमक हो वहां पर ये उगते हैं तो इनको बोलते हैं हेलोफाइट, ठीक है। हेलोफाइट का मतलब ही होता है कि ऐसे प्लांट जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। अगला क्वेश्चन, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। वही सेम क्वेश्चंस को घुमा के पूछा हुआ है, तो उसको कहते हैं हेलोफाइट, या हेलोफाइट को हिंदी में बोलते हैं लवण मृदोभित। ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है कहां पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब ये क्या चीज है भाई कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं जहां जरूरत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधों के समस्त हरे, क्लोरोप्लास्ट का मतलब ही होता है कि प्लांट का जो भी ग्रीन वाला पार्ट है ना उसमें होगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यह क्रिया विशेषता पत्तियों के मीसोफिल उत्तक में होती है, क्योंकि पत्तियों के मीसोफिल उत्तक की पैरेन्काइमा कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। तो बेसिकली प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसका मतलब कि पौधे के समस्त हरे भागों में, ठीक है। बस यही सिंपल सा मीनिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में, ये मैंने पहले भी कराया है, कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो वो है हमारा मैग्नीशियम। कई बार पूछा है तो इसलिए याद रखना है Mg, ठीक है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त, मतलब स्केलेटन का पार्ट है ना, जो हड्डियों की तरह, जो हमारी बोन्स है उसकी तरह वो सख्त नहीं होता है, हम उसको आराम से मोड़ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेज। काफी सॉफ्ट होता है, हम इसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल बेरिंग, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखना। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है, तो वो है रोलिंग घर्षण, ठीक है, याद रखिए। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है, तो उसका नाम है पैराथायराइड। ये क्या करेगा ना, रक्त कैल्शियम और फास्फेट को कंट्रोल करता है मानव शरीर में, पैराथायराइड। चलिए अब देखो, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, बताइए कितनी होती हैं, तो 22 होती हैं, यहां पर देखो लिखा है। और वयस्क खोपड़ी सामान्य रूप से 22 अस्थियों से बनी होती हैं। इनमें 8 करोटी अस्थियां और 14 जो है चेहरे की अस्थियां शामिल हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो है मानव की जो खोपड़ी उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, तो 22 रट लो, 22, 23, 24 करके पूछेगा आपसे, तो 22 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो वो है हमारा इंसुलिन। ये क्या करेगा ना, अधिक ग्लूकोज की जो अधिकता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, इंसुलिन। तो अब ये इंसुलिन है क्या, तो इंसुलिन को हम कहते हैं प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। अगला, यहाँ पे ऐसे प्लस रहेगा, AB+। चलिए, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है, मतलब जो सभी से जो है ब्लड ले सकता है, तो वो है हमारा AB+। इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक स्वीकर्ता के रूप में जानते हैं। और डोनर क्या है, जो सभी को दे सकता है, तो वो है हमारा O-, ये भी ध्यान रखना। तो AB+ को हम सार्वभौमिक स्वीकर्ता के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं और RH कारक भी होता है। तो ये हमारा सार्वभौमिक स्वीकार्य ब्लड ग्रुप,
ठीक है, AB पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा प्लस होना जरूरी है। ठीक है, आपको ऑप्शंस में एक प्लस के साथ मिलेगा, एक विदाउट प्लस, तो ध्यान रखना इसका आंसर, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाकी से आपसे जानबूझ के गलती करवाएगा कि पहला ही ऑप्शन होगा ना उसमें लिख देगा AB और दूसरे में लिखेगा AB प्लस, पहले लोग पे ही टिक करके गोला बना के चले आएंगे। तो सार्वभौमिक स्वीकार्य होता है AB पॉजिटिव और जो डोनर होता है वो होता है O नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पीयूष जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये स्थित होता है कहां पर, तो ये स्थित होता है मस्तिष्क में, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ये क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, और ये कहां पर होता है, तो ये होता है हमारा मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त बहन करती है, ये वाला ये नहीं होगा, एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि विऑक्सीजनित रक्त बहन करती है, तो इसको बोलते हैं, यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है फुफ्फुस धमनी। यह एकमात्र ऐसी धमनी है जो विऑक्सीजन रक्त ले जाती है, यह दाएं निलय से फेफड़ों तक विऑक्सीजन रक्त पहुंचाता है। तो ये एकमात्र फुफ्फुस धमनी ऐसी है जो कि विऑक्सीजनित रक्त बहन करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फुफ्फुस धमनी, नाम याद रखो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के संचालन में मदद करता है, कौन है भाई वो, तो वो है लिम्फोसाइट्स। ये ब्लड का जो संचालन होता है ना उसमें ये हेल्प करता है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हार्मोन आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, तो वो है अग्नाशय। ठीक है, एंजाइम जो लाइपेज है इसका स्रोत है अग्नाशय। और कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो है हमारा इंसुलिन। ठीक है, घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। चलो अभी हम डोनर, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, और ये डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सार्वभौमिक दाता मानने जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारा O नेगेटिव। नेगेटिव उसके साथ जरूर लगाना। ठीक है, अब जो अमाशय है उसमें कौन सा जो है अम्ल होता है, तो जिसे हम बोलते हैं HCl, और इसको लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको पढ़ते हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, इंटरव्यू में भी इवन पूछ लिए थे, KVS का जो इंटरव्यू आता ना उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है तो उसे बोलते हैं हम WBC, मतलब श्वेत रक्त कणिका। ये क्या करता है ना, संक्रमण जो होगा ना उससे रक्षा करेगा, WBC। ठीक है, चलिए, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 1350। ये नंबर याद रखो कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है, 1350 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसमें कितनी जोड़ियां आपसे पूछ रहा है, तो जो 31 जोड़ियां हैं ये तंत्रिका निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन का जो नियंत्रण केंद्र है ना, जहां से कंट्रोल होता है, वो कहां पर है, तो वो है किसके द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मेरुरज्जु केंद्र कहां पर है, तो मेरुरज्जु द्वारा। ये आपको जो है लाइन याद रखना है, काफी डिटेल में आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका रिटन एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो जितना आपसे हो पाए आप उतना कर लेना, बिकॉज अब टाइम भी तो नहीं है ना ज़्यादा, 7 से आपका पेपर ही है। अगला क्वेश्चन, और एक दिन एक ऐसी क्लास होगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो वाली भी क्लास आएगी। वो हमारा लास्ट क्लास होगा जहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती हैं, किससे बनती हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, गुर्दे की पथरी मुख्यतः इससे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ज्यादातर पाचन कहां पर पाया जाता है, तो छोटी आंत में। इसकी लंबाई कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बताइएगा जरूर। कल हम लोगों ने पीएच के बारे में पढ़ा था, और जो उसमें मैं आपको ऑलरेडी मैंने वो करेक्ट करा दिया था। तो देखो, मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है, ब्लड, हम लोगों ने कल देखा था कि 7 जो होता है ना वो प्योर वाटर का होता है पीएच वैल्यू, मतलब प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। सेम उसी तरीके से ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है, आपको पता होना चाहिए 7.4।
याद रखिएगा, लगभग होता है 7.4। अब ब्लड की बात कर रहे हैं तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं जिसे हम लीवर बोलते हैं, मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह मतलब शुगर हो जाता है। आज के समय में तो ये बहुत कॉमन हो गया है, जिसे देखो वो कंट्रोल पे एकदम रहते हैं, शुगर हो जाता है इस वजह से। तो किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। और फिर जिसको भी शुगर होता है, आपने देखा होगा उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। तो इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन आसान है कि मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 206। ठीक है, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, बताइए। रक्तदाब नहीं, रक्तचाप होना चाहिए था, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं ना बीपी। तो ये एक मिनट, इसको मैं सही करूं, यहाँ पे होना चाहिए रक्तचाप। वैसे तो आप समझ जाएंगे क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे तो सही लिखा हुआ है ना, एक मिनट देखो। तो जो रक्तचाप होता है इसका मापक यंत्र कौन सा है, तो वो है इसको मापने का जिसे हम बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने हटा दिया, हाईलाइट किया हुआ है स्फेग्नोमीटर। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। नाम याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, और ये पहला किए थे इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी एडवर्ड जेनर ने, वो भी 1796 में। किसका किया था, ये भी याद रखो, चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इस टीके की खोज की थी इन्होंने। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर। या फिर पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी, एडवर्ड जेनर। घुमा फिरा के कुछ भी पूछे याद रखना। निमोनिया एक संक्रमण है, किसका है, किस पे अफेक्ट होता है, बताइए, फेफड़ों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक है, जो कि प्रभावित करता है रक्त को। मतलब कि अगर हाथ कट गया ना तो खून रुकेगा ही नहीं, वो बहता रहेगा। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक रोग है जो कि ब्लड को अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए करते हैं, तो हम करते हैं टीबी। आपको पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है क्योंकि ये पूछा गया है। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट गुरिन। इसका जो टीका है, ये एक टीका है जो कि मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए उपयोग करते हैं। तो याद रखना, BCG का जो हम किसकी रोकथाम के लिए यूज करते हैं, टीबी का जो टीका होता है उसके लिए। और ये फुल फॉर्म याद रखना, बैसिलस कैलमेट गुरिन। कई बार पूछा गया, ये एक वैक्सीन है, ये जो लगता है। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को पीलिया हो जाता है। तो क्यों होता है, ये किसकी वजह से ये फैल जाता है, तो जल की वजह से। ठीक है, कई बार पानी अच्छा नहीं पीते हैं, उस वजह से भी होता है। एड्स जो है वो किसके कारण होता है, तो वायरस, विषाणु के कारण। एक्वायर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आप देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो किसके कारण होता है, विषाणु। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना, जब भी अल्जाइमर रोग होगा उसमें मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वो प्रभावित होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले भी मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी लिया हुआ है साइंस की, तो वो आप जरूर देखना, क्योंकि हर दिन मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपके ऊपर ज़्यादा ना हो कि एक ही दिन सब कुछ पढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। ऑप्शंस में हमेशा पेनिसिलिन मिलता है, तो याद रखना, जब भी पेनिसिलिन के बारे में पूछे तो वो होता है हमारा एंटीबायोटिक मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आपने कई बार सुना होगा ना कि डायलिसिस हो रहा है, वो क्यों होता है, इससे खून को ना शुद्धिकरण करते हैं। ये एक प्रोसेस है डायलिसिस, जिसमें जो है खून का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड है उसके शुद्धिकरण का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, चेचक का टीका कहां से बनता है, तो भेड़ों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर आप देखिए,
कि जो चेचक, भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा श्रीनगर स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ये टीके जीवित क्षीणकृत के रूप में उपलब्ध हैं। तो चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ों और बकरियों से भी ये बनते हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो मैंने सोचा इसे भी नोट करना जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कि प्रकाश संश्लेषण और जो श्वसन होता है वो दोनों दिन के समय पादपों में होता है और श्वसन रात में होता है। और प्रकाश मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्वसन कब होता है, दिन में होता है कि रात में होता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखना जो श्वसन होता है वो रात में होता है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दिन में होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है जो कि किसमें होता है? सरसों का। सरसों का एक ऐसा ही कवक रोग है सफेद कीट, आपको सरसों में देखने को मिलेगा। तो कुछ भी पूछे कि सरसों में जो है कौन सा एक मतलब कौन सा एक कीट टाइप का जो रोग होता है तो वो है सफेद कीट कवक रोग है। और अभी मैंने आपको सवाल और कवक जो है पढ़ाया था तो उसको ध्यान रखना क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में पूछा है, यूके में पूछा है, जो यूके वाले टेट होते हैं। इवन आपका छत्तीसगढ़ वाला जो टेट हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। तो जो लोग भी स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हैं तो पहले दिन वाली क्लास से जरूर जुड़ें, वहां से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड ये हमारा लास्ट है, बट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जितनी भी क्लासेस हुई है ना, अगर आपने उतने भी अच्छे से कर लिए तो यकीन मानो 10 से 12 क्वेश्चन ही आता है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, देन आपका कुछ जीके के क्वेश्चंस, आपको पता है ये पूछे जाते हैं, कुछ फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, वो सब हम कराएंगे। उसकी सीरीज कल से स्टार्ट होगी। अब ये देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एंथ्रोफोबिया डर, ये क्या होता है? एंथ्रोफोबिया डर है पुष्पों का। जिन लोगों को एंथ्रोफोबिया होता है ना, उनको फूलों से बहुत डर लगने लगता है। एंथोस फूलों के लिए ग्रीक शब्द है, जबकि फोबिया का मतलब ही होता है डर। एंथ्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति किसी भी फूल या किसी विशिष्ट प्रकार से डर सकता है। ठीक है, फूल या पौधे का कोई भी हिस्सा, तने से लेकर पत्ती तक, मतलब कोई भी जो फूल होगा ना उसका कोई भी आप पार्ट दिखा दो वो उससे डरने लगेगा। तो एंथ्रोफोबिया डर किससे संबंधित है? पुष्प, फूल से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और आपने डिजिटल जीके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको फ्री कंटेंट PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिलता है। और आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वहाँ पर BPSC TRE की सारी क्लासेस मैं ऐड कर देती हूँ। तो एक प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ जाते जाते एटलीस्ट लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।